जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में। जैसा कि हम 8th क्लास जियोग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं। जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है। हिस्ट्री एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट बनी है और पीवाईक्यू जो कि बहुत आप सराह रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको देख रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पीवाईक्यू भी आप देख सकते हैं अगर नए हैं तो। ठीक है, आज हमें 3 चैप्टर ये पढ़ने हैं, एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 कृषि से। और जो पुराने हैं उन्हें पता है हम कैसे पढ़ाते हैं, नए लोग हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो देख लेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी क्या प्रासंगिकता है और क्या महत्व है और क्यों आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट 6th क्लास का देख कर आइए, मज़ा आ जाएगा आपको, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। चलिए चलते हैं अध्याय 4। चैप्टर 4 कृषि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन से 3 क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में वह चीज़ आती है जो सीधे नेचर से प्राप्त होकर हम तक पहुंचती है, चाहे वह एग्रीकल्चर हो, चाहे वह एनिमल हस्बेंड्री हो और चाहे वह माइनिंग यानी खनन हो। जो कोयला निकाला जाता है वो कोयला नेचर से हमें मिलता है, इसलिए हम उसे प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। जो भी माइनिंग होती है उसे हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में वह चीज़ आती है जो इस प्राइमरी सेक्टर से बनती है। जैसे हमने कोयला से कुछ बनाया, लोहा हमें मिला उससे कुछ बनाया, या हमें गेहूं मिला उससे हमने कुछ बनाया, यानी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिस चीज़ों को प्रकृति से लेकर उसमें कुछ प्लस माइनस करके उसे और बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया जाता है, तो वह सेकेंडरी सेक्टर में आता है। आप जो इस समय मोबाइल से देख रहे हैं वह मोबाइल सेकेंडरी सेक्टर में बना हुआ है। ठीक है, आप जिस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ है। जहाँ भी चीज़ें बनती हैं, जो आप तक प्रोडक्ट पहुँचते हैं, वह सब कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में बनते हैं, उसे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तो टर्सरी सेक्टर क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तो तृतीयक क्षेत्र में वह चीज़ आती है जहाँ आपको कुछ मिलता नहीं है, गुड्स नहीं मिलती हैं कि एक हाथ से डिब्बा दिया और दूसरे हाथ से रुपए ले गए। यहाँ पर सर्विस मिलती है, सेवाएं मिलती हैं, सर्विसेज, सेवाएं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको डॉक्टर सेवाएं प्रदान करता है, आप उसकी फीस देते हैं, तो वह आपको कुछ विजिबल चीज़ नहीं देता है। जैसे आपको पेन मिला, 5 रुपए दिए, तो आप कह सकते हैं पेन 5 रुपए का है, लेकिन डॉक्टर आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं देता जिसका वो 500 1000 रुपये चार्ज करता है। टीचर के आप पास जाते हैं तो वह कुछ आपको हाथ में नहीं देता कि देखो ये चीज़ लो और हमें 1000 रुपये दो। वह कहता है भाई मैंने आपको एजुकेशन दी है, आपको सर्विस दी है। आपके यहाँ डिलीवरी वाला आता है, आप उसे 10 रुपये टिप दे देते हैं, तो वह आपको कुछ ऐसी गुड्स नहीं देता उस 10 रुपये के बदले जिससे आप उसे गुड्स में रखें। जो सेवाएं आपको मिल रही हैं, जो बिना कुछ विजिबल चीज़ें हाथ में नहीं मिल रही है, फिर भी आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो वह सब टर्सरी सेक्टर में आता है। आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, टर्सरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की बातें हैं। तो एक एक करके हम तीनों में से एक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा क्या हमारा चैप्टर है, कृषि। कृषि किसके अंतर्गत आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। इस पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछता है, और यूपीपीसीएस या अन्य जो भी संस्थान हैं
जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं सभी जगह एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम फॉर एनी एग्ज़ाम। ओके, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। या तो हम उसको उत्पादित करते हैं या हम उसको निष्कर्षित करते हैं। जैसे खनन होता है, माइनिंग होता है, कोयला हम नीचे उत्पादित नहीं कर रहे हैं, कोयला हम माइनिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सोना का जो अयस्क है वो हम निकाल रहे हैं, ना कि हम उसको बना रहे हैं। तो चाहे वो उत्पादन करना हो और चाहे वह निष्कर्षण करना हो, दोनों इसमें आएंगे। यूपीएससी यहाँ पर आपको फंसा देगा और फेरबदल कर देगा। यही छोटी छोटी बातें हमें इस एनसीईआरटी की बैच में हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कृषि आता है, मत्स्यन आता है और संग्रहण, इन सब के अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से, यानी ये जो चीज़ें हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं इसको हम और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा बना के, इसमें प्लस माइनस करके, कुछ जोड़ के कुछ घटा के, जैसे गेहूं से हमने आटा बना दिया, आटे से डबल रोटी बना दी, बिस्कुट बना दिया, तो जो भी चीज़ें उसमें की जाती हैं वह द्वितीयक सेक्टर में आती हैं। जैसे इस्पात निर्माण हो गया, यानी स्टील बनाते हैं हम लोग, डबल रोटी हो गया, कपड़ा बुनना हो गया, शर्ट पहनते हैं, वह कॉटन से आती है। तो कॉटन जो है वह प्राइमरी सेक्टर का काम है, कॉटन खेत से निकाला जाता है। आफ्टर डेट जो भी काम होता है वह सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। चाहे कॉटन को धागा बनाना हो, धागे से शर्ट बनाना हो, शर्ट का बेचना हो, वह सब सेकेंडरी में आएगा। लेकिन जो दुकानदार उस शर्ट को बेच रहा है, उसको अपना प्रॉफिट मिल रहा है, वह टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, अब तृतीय क्षेत्र में देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या है? आपको सेवा कार्यों द्वारा सहयोग जो मिलता है, जैसे यातायात हो गया, ड्राइवर साहब गाड़ी ले जा रहे हैं तो वह अपना टाइम दे रहे हैं, अपना सर्विस प्रदान कर रहे हैं। व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सब कौन है? तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पे क्वेश्चन आ चुका है 2023 प्रीलिम्स या 2024 प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, आप देखिएगा जाके, उसमें दूध वाला कुछ पूछा था, डेयरी उद्योग और कई चीज़ें थी। अब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे, कृषि की। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कृषि के अंतर्गत पशुधन पालन भी आता है। पशु को हम कृषि के अंतर्गत ही रखते हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री, चाहे वह कुक्कुट पालन हो, चाहे वह बकरी पालन हो, चाहे गाय पालन हो, भैंस पालन हो, भेड़ पालन हो, या फिर आपका मछली पालन हो। ठीक है, वह सब कृषि के अंतर्गत ही रखते हैं, या कृषि की एलाइड चीज़ें बोल देते हैं। ठीक है, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। तो ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाना चाहिए। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि में निर्भर है। आपको पता है एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या निर्भर है, लेकिन उसका जीडीपी अनुपात बहुत कम है। अगर लोगों के हिसाब से देखें तो उन्हें ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए एग्रीकल्चर से, जो कि नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर खेत में 5 लोगों की आवश्यकता है तो 10 लोग काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम रोजगार है। आप इकोनॉमी में इसे ही क्या पढ़ेंगे? आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जहाँ 5 लोगों की आवश्यकता है वहाँ अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम काम तो हम कर ही रहे हैं, हमें तो रोजगार मिला हुआ है, तो उसे हिडन इन्फ्लेशन बोलते हैं, सॉरी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं है, वो ज़बरदस्ती अपने आप को महसूस करा रहा है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, जबकि वहाँ काम 5 लोगों का ही है देखा जाए तो। ठीक है, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं। तो स्थलाकृति का मतलब, अब आप पहाड़ है या बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कठोर चट्टानें हैं, तो आप वहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं। मृदा का मतलब क्या है? आपकी रेतीली मृदा है, आपकी उर्वरा शक्ति उसकी खत्म हो चुकी है। जैसे रेगिस्तान बोला जाता है, चाहे वो ठंडा रेगिस्तान हो या गर्म रेगिस्तान हो। ठंडा रेगिस्तान आप लद्दाख की बात कर सकते हैं, गर्म रेगिस्तान आप राजस्थान गुजरात की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मृदा भी अच्छी होनी चाहिए, उर्वर होनी चाहिए। इससे पहले की क्लासेस में हमने
मृदा को पढ़ा था, वहाँ हमने देखा था कि मृदा में क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है। हमने इससे पहले एक चैप्टर मृदा का ऑलरेडी पढ़ चुका है 7th क्लास में। वहाँ कौन सी मृदा में क्या कमी होती थी और क्या फ़ायदे होते थे, वह किस राज्य में पैदा होती थी, पैदा नहीं होती थी, किस राज्य में उपस्थित है। तो वह सब चीज़ें हम ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ा है और वहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठाया जाता है। जलवायु का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई जलवायु, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश जब होनी चाहिए तो नहीं हो रही है, जब गेहूं की फसल पे पानी देना चाहिए तब खेती में पानी खुद से लगाना पड़ता है, बारिश नहीं होती है। जब गेहूं कटने वाला होता है, बीज कटने वाला होता है, जब पानी ना बरसे मनाया जाता है तब बारिश हो जाती है और गेहूं को नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो इस समय की समस्या है, वह सबसे विकट समस्या गेहूं में यही है कि गेहूं की जब फसल खड़ी होती है, जब उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है, जब बर्बाद हो जाएगी फसल अगर पानी बरस गया, तब बारिश हो जाती है और 2-4% काम ख़त्म कर देती है। वहीं हमारे यहाँ गेहूं की उत्पादकता को कम कर देता है, ठीक है। और जब होनी चाहिए बारिश तब नहीं होती, जिससे हमारे यहाँ जो नीचे से पानी निकाला जाता है, भूमिगत जल की कमी होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मेंस में यूज करेंगे। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक हैं। देखो कहाँ कहाँ फसल उगाई जाती है। अपने यहाँ देखो अधिकतर एरिया जो है वह कृषि उगाने के लिए अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं बारिश हो ही जाती है। हाँ, ये जहाँ कम बारिश होती है वह हम दलहन तिलहन कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ हम धान की फसल, गन्ने की फसल उगा सकते हैं, ठीक है। तो कई ऐसी फसलें हैं जो कम बारिश में सब हो जाती हैं, कई ऐसी फसलें हैं जो ज़्यादा बारिश में होती हैं। तो हमारे यहाँ कृषिगत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो बारिश कम होती है, तो हम वहाँ वह फसल उगा सकते हैं जो बारिश यानी पानी का कम इस्तेमाल इसमें होता है, ठीक है। चाइना के इधर वाले एरिया आप देखेंगे कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यूरोप देखेंगे, पूरा यूरोप बढ़िया से खेती कर रहा है। आप इधर वाला एरिया देखेंगे खेती कर रहा है, आप इधर वाला एरिया देखेंगे खेती कर रहा है। आपको यहाँ से जियोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या है कि ये भी इस साइड ही खेती करने योग्य भूमि है। अगर इसको दूसरा कलर ले लें तो इस साइड वाले में खेती क्यों नहीं हो रही है। आप देखेंगे इस साइड वाले में खेती क्यों नहीं हो रही, आप इस साइड में देखेंगे खेती क्यों नहीं हो रही, इधर वाले में खेती क्यों नहीं हो रही। यानी आप पूरे पार्ट में देखेंगे तो ये पूर्व दिशा की तरफ वाले ही जगह पर खेती क्यों हो रही है। तो आप ये जियोग्राफी में बहुत बढ़िया तरीके से 11th क्लास में पढ़ेंगे कि ये इस साइड में ही खेती क्यों हो रही है बढ़िया, ठीक है। ये वाला बढ़िया क्षेत्र क्यों नहीं है खेती के लिए, ठीक है। तो ये सब भी हम क्लाइमेट में ही पढ़ेंगे कि क्लाइमेट ऐसा क्या है, बारिश ऐसा क्या है कि इस साइड होती है उस साइड नहीं होती है। ये सब चीज़ें आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है। सेरीकल्चर एक तरफ इन नामों को दे देगा, दूसरी तरफ क्या उत्पादन होता है वह दे देगा और हम फंस जाएंगे। सेरीकल्चर क्या है, रेशम को उत्पादन सेरीकल्चर में आता है। पिशीकल्चर मत्स्य पालन पिशीकल्चर में आता है। विटीकल्चर द्राक्षा यानी अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर तो पता ही होगा, जो सब्जी फूल फल उगाए जाते हैं वह हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो कृषि है ही। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको रट के 24 घंटे रखना चाहिए। चलिए कृषि तंत्र पर चलते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज है, हमें बीज लाना पड़ता है, उर्वरक लाना पड़ता है, मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है और श्रमिकों का उपयोग करना पड़ता है। यानी ये 4 चीज़ें लगती हैं। फिर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जुताई करो, फिर बीज बुआई करो, उसमें सीड डालो, सिंचाई करनी होती है, निराई करनी होती है, फिर कटाई कर लो, ठीक है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत या तो फसल मिलती है हमें, या ऊन मिलता है, या डेयरी उत्पाद मिलते हैं, या कुक्कुट उत्पाद मिलते हैं, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेट कर पा रहे हो गांव के अधिकतर लोग हैं वह समझते होंगे क्या कहानी चल रही है। मेन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कृषि के प्रकार क्या है, ठीक है।
तो कृषि के प्रकार में सबसे पहले विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। उसके हिसाब से हम कृषि को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकार से वर्णित है। मतलब एक हम निर्वाह कृषि कहते हैं। ये क्या होता है? निर्वाह मतलब निर्वाह करना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ खेत में 3-4 बीघा गेहूं बुआई हो जाती है, 3-4 बीघा धान बुआई हो जाती है। कहते हैं क्यों इतना ही लगाना है? क्योंकि इतना ही हम एक साल में कंज्यूम कर सकते हैं, तो इतना ही हम बुआई करेंगे। 2-4 बीघे में सरसों का प्लांट लगा दिया, कहीं तेल इतना मिल जाएगा, ऑयल सीड हमें मिल जाएगा इतना कि हमारा एक साल का काम हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? निर्वाह कृषि। हम उतना ही पैदा कर रहे हैं जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, हमें बेचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य क्या है? पैसा से। हम ये इसलिए नहीं उगाते कि हम इसको उगाएंगे और हम भर के रख लेंगे अपने ड्रम में स्टोर करके और हमारा एक साल चलेगा। इसमें ऐसा नहीं है। ये सिंपल से है कि क्यों उगाई जा रही है? बेचने के लिए। हम इसको खेत से ही बेच देंगे, ट्रॉली में भर के या ट्रक में भर के, और वहाँ से पेमेंट हमें मिल जाएगा। तो निर्वाह कृषि का मतलब क्या है? इसके लिए जिससे हमारा जो खुद का खाना पीना है वह चल सके। और वाणिज्यिक कृषि का मतलब पैसा मिले। ठीक है, तो निर्वाह कृषि पहले देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। हम उतना ही उगाएंगे जितना हमें आवश्यकता है, और हम मजदूर भी नहीं लगाएंगे। हम अपने पूरे घर में 3-4 लोग हैं, वही उसमें बीज बो लेंगे, वही जुताई कर लेंगे, वही निराई कर लेंगे, वही उसमें से घास निकाल देंगे, वही कटाई कर लेंगे और घर पे लेकर आ जाएंगे। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी हम बहुत ज़्यादा मशीन नहीं, जितना हम हाथ से कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर फिर भी आवश्यकता पड़ी तब हम मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। पारिवारिक श्रम, हम मजदूर नहीं लगाएंगे, हम खुद मेहनत करेंगे, खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे। ठीक है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये दोनों क्या हैं? पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो देखते हैं गहन निर्वाह कृषि में क्या है, उसको क्या बोलेंगे? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। जो मैंने बोला, जो मैं समझा रहा था कि ये मेरे पास खेत है 4 बीघा का, इसमें मैंने गेहूं बो दिया। अब इसमें बुआई का काम, कटाई का काम जितना हो सकेगा हम अपने घर वाले मिलकर हाथों से इसमें काम करेंगे। ठीक है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे अभी जो सीजन निकला है, अभी धान उगाया गया था। ठीक है, सॉरी, धान उगाया जाएगा। अभी धान लगाया जाएगा, फिर धान आगे कट कर लिया जाएगा और फिर गेहूं लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये दो खेती में एक ही साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इधर क्षेत्र में अगर देखें तो एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है। चावल मुख्य फसल है, मैंने यहाँ बता दिया। धान लगाया जाता है, वही चावल मुख्य फसल है। एक बार धान, उसके बाद अन्य फसलों में आप गेहूं लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, दलहन लगा सकते हैं और तिलहन लगा सकते हैं। चावल किस समय लगाया जाएगा? धान किस समय लगाया जाएगा? जिस समय बारिश का मौसम है। उसके बाद वाले मौसम में आप गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। गहन निर्वाह कृषि होती कहाँ है? दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में होती है। तो अपना यहाँ भी मानसूनी प्रदेश है। ठीक है, अपना भी मानसूनी ही जलवायु है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि होती है। जलवासी पशुचारण, पहले यहाँ गए, यहाँ पेड़ों को काटा या जो भी चीज़ें थी उसको साफ किया, ज़मीन को जलाया, यहाँ खेती की। जब इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो हम दूसरी जगह चले गए और वहाँ यही कार्य करने लगे। इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है।
सिंपल क्वेश्चन आएगा, स्थानांतरी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो आपको पता होना चाहिए। भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में, भारी वर्षा हो और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन, जल्दी उग जाए खेत फसल। वृक्षों को काटकर, जो मैंने अभी बोला, वो जमीन साफ करेंगे, काटकर जलाकर भूखंड को साफ करेंगे, और राख जो है वो उसमें मृदा में मिला देंगे, जिससे उसमें उर्वरक का काम करेगी। फिर उसमें कुछ भी बोलो, मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। और जब उर्वरता की समाप्ति हो जाती है तो वह उस भूखंड को छोड़कर दूसरे भूखंड पे चले जाते हैं। तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, कुछ समय बाद यहाँ घास वास आ जाती है और फिर ये उर्वरा शक्ति इसकी फिर से बहाल हो जाती है और हम फिर कहीं ना कहीं वापस आ सकते हैं। इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी बोलते हैं, यानी पेड़ों को काटो और जलाओ, फिर अपनी भूमि को तैयार करो। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि इसको किस जगह पर क्या कहते हैं, तो झूमिंग कृषि इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। मैक्सिको में इसे मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। यही चारों दे देंगे और नीचे लिखा होगा निम्नलिखित में से कितने युग्म सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। ओके, अब आते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का मतलब पशुचारण से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पशुओं को चराना। चलवासी का मतलब चलते चलते। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान या जम्मू कश्मीर में यह प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। जलवायु बाधाओं भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें क्या क्या, भेड़ होती है, ऊँट होते हैं, मवेशी, याक, बकरियां, इनको चराते हैं और इनका दूध, मांस, ऊन, खाल सब बेचते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन बात है पशुओं की वजह से उन्हें इधर उधर चलना पड़ता है। अब ये तो हो गया हमारा निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं। अभी ऊपर क्या पढ़ना शुरू किए थे, निर्वाह कृषि। नंबर 1 ये निर्वाह कृषि था। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, वाणिज्यिक कृषि, जो हम पैसों के लिए करते हैं, ना कि अपने घर में भंडार करने के लिए, ना कि खाद्य फसलें जो हमारी हैं उनको उपजाने के लिए। तो इसमें पहली बात तो आता क्या क्या है, तो हम इसमें गन्ना यानी शुगर केन को रख सकते हैं, जिसकी चीनी बनती है, गुड़ बनती है। फिर इसमें हम क्या रखते हैं, कॉटन रखते हैं, जिससे कपड़े बनते हैं। आप इसमें तंबाकू भी रख सकते हैं, क्योंकि तंबाकू भी घर में आदमी नहीं रखेगा, जहाँ भी फसल उगती होगी वहाँ ये बेचने का काम ही आता होगा। हम इसमें और क्या रख सकते हैं, हम इसमें चाय रख सकते हैं, हम इसमें कॉफ़ी रख सकते हैं, हम इसमें रबर रख सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। तो ये घर में रखने के लिए नहीं बल्कि विक्रय हेतु होता है। इसमें विस्तृत कृष्ठ क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग होता है, यानी यहाँ लेबर ज़्यादा लगती है, पूंजी ज़्यादा लगती है और मशीनों से ज़्यादातर काम होते हैं। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि तीनों शामिल हैं। तो सबसे पहले हम वाणिज्यिक अनाज कृषि देख लेते हैं। ऐसे कौन से अनाज हैं जो हम बेचने के लिए यूज करते हैं, ना कि घर में रखने के लिए। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। अब आप कहोगे गेहूं तो ऊपर भी हमने पढ़ा था, नीचे भी पढ़ रहे हैं, ये दोनों में कैसे आ जाएगा। तो बात ऐसी है, मैं हूँ, मेरे पास केवल 1 एकड़ की भूमि है, ठीक है, मान लो, या उससे भी कम कर लो, मान लो हमारे पास 4 बीघा ही खेती है, ठीक है। या अब इसमें मैं इतनी ही फसल उगा सकता हूँ जितने मेरे खाने भर को है। मैं इसमें अपने आप काम करूँगा, पूरे घर के साथ हाथों से उगाएंगे, निराई करेंगे, घास निकालेंगे, काटेंगे और अपने भंडार कर लेंगे। 1 साल तक का अपना काम हो गया। दूसरा एक व्यक्ति है हमारे पास में, उसके पास 10 हेक्टेयर की भूमि है। अब वह अपने परिवार के साथ 10 हेक्टेयर भूमि थोड़ी कर लेगा, लेकिन उसे ये पता है कि भाई साहब गेहूं की फसल हमारे क्षेत्र में बढ़िया हो जाती है और बढ़िया पेमेंट मिल जाता है तुरंत, और मज़े ही मज़े हैं अपने तो मज़े। तो वो क्या करेगा, वह भी इसमें गेहूं बुआई करेगा।
लेकिन अब आप बताइए इन दोनों में क्या अंतर नहीं है गेहूं में? है। इसने गेहूं क्यों बुआई की? निर्वाह किसके लिए कि मेरे एक साल भर के लिए गेहूं हो जाएगा, आटा हो जाएगा और हमारा आराम से खाना पीना चलता रहेगा। इसके पास ज़्यादा ज़मीन है 10 हेक्टेयर, तो इसने क्या गेहूं की बुआई इसलिए की है कि मेरा निर्वाह हो जाए, मेरा एक साल तक भोजन पानी चलता रहे? नहीं, ये क्या करेगा, ये गेहूं तुरंत यहाँ से ट्रकों में भर के सप्लाई करेगा। ये निर्वाह किस नहीं, ये किसके लिए कृषि है? पैसों के लिए। यहाँ ये बेचना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गेहूं की फसल क्या हो गई? वाणिज्यिक अनाज कृषि। और यहाँ पे क्या थी? निर्वाह कृषि। गॉट इट? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। और हमें पता है उत्तर प्रदेश भी शीतोष्ण में आता है, तो यहाँ भी आप देखेंगे बड़े बड़े फॉर्म हैं कुछ लोगों के और वह ऐसी कृषि का उपयोग करते हैं। अगला है मिश्रित कृषि। मिश्रित से ही समझ में आ रहा है मिश्रण, यानी 2 या 3 या ज़्यादा। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है। यह किस लिए होता है? भोजन, चारे और पशुधन पालन तीनों इसमें होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? मिश्रित कृषि। कहाँ कहाँ होती है? अधिकतर जगह होगी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अधिकतर जगह ये होगी। ठीक है। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि, रोपण का मतलब रोपित की जाती है जो, ये भी वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, जहाँ क्या क्या होता है? चाय होती है, कहवा होती है, काजू होता है, रबड़ होता है, केला होता है, कपास होता है। कि एकल कृषि या एकल फसल होती है। जैसे हम कपास की बात करें तो ये टाइम ज़्यादा लेती है, जबकि धान गेहूँ कम टाइम में उग जाता है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रसंस्करण खेतों में या निकट के कारखानों में किया जाता है। अब ये केला यहाँ से टूटेगा, फिर ये कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर यानी कोल्ड स्टोरेज में जाएगा। ठीक है, वहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चीज़ें की आवश्यकता होती है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है, क्योंकि इसको ले जाना है, फिर वहाँ से जहाँ बेचना है उस मार्केट में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ मिलता है? मलेशिया में रबड़, नोट डाउन करें, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। हालांकि मिलती सब जगह है, लेकिन मेन एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। यानी कृषि आधारित जो उद्योग हैं, जैसे मैंने अभी बात की, बिस्किट बनाना है, नमकीन बनाना है, शर्ट बनानी है, कॉटन से जो बनती है, ये सब चीज़ें क्या हैं? कृषि आधारित ही तो हैं। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, बाजरा, ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय, कहवा पेय पदार्थ है। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं मुख्य फसलें हैं जो कि आज की मुख्य आवश्यकताओं में शुमार हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आप चावल की कृषि देख सकते हैं, गेहूं का कर्तन यानी काटना देख सकते हैं। पहले हाथों से काटे जाते थे, अभी यही जो भी देखा वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो आएगा गेहूं की फसल, उनके पास बड़ा फॉर्म है। अब वह हाथों से थोड़ी कटा पाएंगे कि हाँ 3 महीने फसल कट रही है। उनके लिए ये मशीन है, गई 1 दिन के अंदर पूरा सब काट के भर के और सप्लाई हो गया, टेंशन खत्म। बाजरे की कृषि हो गई। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब आपको इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या याद रखना है, मैं आपको वो बता दूं, आप उस पर ही फोकस करिएगा। क्या क्या महत्वपूर्ण है फसलें जो पढ़ेंगे इसमें। नंबर, मान लो धान पढ़ रहे हैं या चावल पढ़ रहे हैं, कहाँ पाई जाती है, कहाँ महत्वपूर्ण है, कहाँ मेन है, कौन से राज्य कंट्री में। उसके लिए क्लाइमेट यानी जलवायु कैसी चाहिए, पानी कितना चाहिए, धूप कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, कितने दिन की लिए ज़रूरत है,
और अगर हो कहीं पे मिट्टी लिखी तो मिट्टी, सॉइल कौन सी चाहिए मेन रूप से। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें आवश्यक हैं हर चीज़ में पढ़ने के लिए। तो अब आप बैठ जाइए ढंग से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू हो रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल या उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यानी एक बात आप याद रखिए, कोई पूछे चावल कहाँ होगा, आपको चावल मतलब पानी। आप जहाँ पानी की भरमार कर सकते हो वहाँ मैं चावल उगा दूंगा। ठीक है, चावल सीधे सीधे पानी से कनेक्ट है, पानी जहाँ भी होगा वहाँ चावल उग जाएगा। हाँ, बाढ़ आ गई, पूरा खेती डूब गया और हमारे सीने तक पानी भरा हुआ है, तब तो डूब ही जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, चावल का मुख्य क्या है, पानी। जहाँ पानी वहाँ चावल। प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, नोट डाउन करें। अधिक आर्द्रता चाहिए और वर्षा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमताओं में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। मैंने बोला जल की आवश्यकता है, और मिट्टी भी कौन सी चाहिए होगी, जो जल को रोक सके, यानी चीका युक्त जलोढ़ मृदा। कहाँ मिलता है, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद अपना भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि अपने भारत में आप जानते हैं पूरा ये क्षेत्र इधर वाला इधर वाला इधर वाला, ये सब बारिश में बहुत बढ़िया पानी मिल जाता है, और इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं कि पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। उसके बाद आप जापान को रख सकते हैं, श्रीलंका, मिस्र। हालांकि चीन और भारत को आप याद अवश्य रखिए। बाकी आपको देश से ज़्यादा ये याद रखना है कि उसे पानी की आवश्यकता है। फिर आपको अगर स्टेटमेंट में या कहीं पूछ दिया जाए तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि वहाँ पानी की आवश्यकता है कि नहीं। अब आपको पूछ दें मोरक्को में चावल होता है, तो आपको मैपिंग आनी चाहिए कि हाँ वो वहाँ पर है, वहाँ पे जलवायु कंडीशन क्या है, वहाँ पर बारिश होती है कि नहीं है। तो आप बता देंगे कि भाई मोरक्को में पानी बहुत कम है, ना के बराबर है, वो रेगिस्तान में आता है, तो वहाँ चावल उत्पादन करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, अनुकूल जलवायु दशाओं में पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती हैं, क्योंकि ये 3-4 महीने में हो जाती है, कट जाती है। तो आप पूरे साल में, क्योंकि पानी की आवश्यकता है, पानी अगर मिलता रहेगा, धूप तो ठीक मिल ही जाती है, हम कर्क रेखा पर हैं तो इतनी धूप मिल जाएगी कि आप किसी भी समय चावल उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गेहूँ पे। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप, यानी मेन क्या है, मध्यम तापमान चाहिए। ओके, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक समय पर चाहिए होता है। तीसरा क्या है, जब कटाई की फसल हो, कटने वाली हो, तो धूप होनी चाहिए बढ़िया से, और उसी समय मैंने क्या बताया कि बारिश हो जाती है। तो जो धूप चाहिए होती है वहाँ बारिश हो जाएगी तो समस्या विकट रूप ले लेगी। ये तभी गेहूं की फसल अपने यहाँ थोड़ा सा हमेशा कम रहती है, उत्पादन कम रहता है। क्यों, क्योंकि गलत समय पर बारिश हो जाती है। इसका विकास अपवाहित तुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से पाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। यानी क्यों, क्योंकि शीत ऋतु में मध्यम तापमान होता है अपने यहाँ, हम उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के प्रदेश हैं, तो हमारे यहाँ मध्यम तापमान रहता है। बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत हो जाती है जब जरूरत होती है, बाकी नहीं होती शीत ऋतु में बारिश। और जब फसल कटाई की बात होती है तो हम इधर गर्मी की तरफ आ चुके होते हैं, तो उधर धूप भी बढ़िया से मिल जाती है। तो गेहूं की आवश्यकताओं में जो भी चीज़ें चाहिए वो हमारे यहाँ हैं। तो आप याद रखिए, गेहूं के लिए मध्यम तापमान, एक समय में वर्षा, लेकिन पूरे समय में वर्षा नहीं चाहिए। एक समय होता है जब वर्षा की आवश्यकता होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से मिल जाता है। जो पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा लेट अगर आ जाता है तो वही वर्षा, जब फसल खड़ी होती है, पक गई होती है, काटने वाली होती है, जब बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तब वह बारिश कर देता है और हमारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मिलेट्स पर। मिलेट्स
ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। ये ऐसी फसल है जिससे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कम वर्षा की बात हुई, जो मैंने बोला था कि जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ भी हमारे यहाँ फसलें हैं उगाने के लिए। मध्यम तापमान, उच्च से बलुई मृदा। ठीक है, और कितना महत्वपूर्ण है आप बताइए, कौन सा ईयर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया था? भारत में उगाए जाते हैं, बाकी कहाँ कहाँ? नाइजीरिया, चीन, नाइजर, वहाँ भी उगाए जा सकते हैं। क्योंकि चीन का आप जानते हैं इधर वाला एरिया बढ़िया सा पानी है, इधर कम है, थोड़ा सा रेगिस्तान है। ऐसे नाइजीरिया और नाइजर में भी तो वहाँ ये सब उगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मक्का पे। इसके लिए मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का कहाँ कहाँ मिलता है? तो उत्तर अमेरिका मेन रूप से आप याद रखें, उत्तर अमेरिका मेन रूप से याद रखें। बाकी आप ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा सब याद रखें तो रखें, मेन रूप से आप उत्तर अमेरिका याद रखेंगे मक्का के लिए। मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां, ये भी ध्यान रखिए, इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां मिलती हैं। अगला चलते हैं कपास। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए। पाला रहित दिन, इंटरेस्टिंग यही है, पाला रहित दिन की आप बात याद रखें। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, या काली और जलोढ़ मृदा, जिसे और भी नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। दो चीज़ें, पाला रहित दिन और काली और जलोढ़ मृदा। कहाँ कहाँ मिलता है? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। पटसन की बात कर लेते हैं, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, तो जलोढ़ मृदा याद रखनी है। उच्च तापमान याद रखना है, भारी वर्षा याद रखनी है, आर्द्र जलवायु ध्यान रखनी है। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में याद मिलेंगी। तो आपको अगर याद रखना है तो उष्णकटिबंधीय याद कर लो, बाकी सब उसके अंतर्गत ही आएगा। उष्णकटिबंधीय मतलब तेज धूप, उष्णकटिबंधीय मतलब वर्षा ज़्यादा, उष्णकटिबंधीय मतलब आर्द्र जलवायु। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, तो महत्वपूर्ण भी हो जाता है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता है, पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद कोलंबिया और भारत की भी बात आ जाती है, लेकिन ब्राज़ील आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी, ये अगर आप पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी। चलिए चाय की बात कर लेते हैं, जिसकी सुबह आपकी चाय के साथ होती है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा, सुअपवाहित दोमट मृदा, मंद ढाल और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। दार्जिलिंग हो अपना, चाहे असम हो अपना, अधिकतर बढ़िया चाय कहा जाता है कि वहाँ मिलती है, उगाई जाती है। अब कृषि का विकास थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा था वो ऊपर हमने पढ़ लिया, वो आपको रटना है, लिखना है, क्या करना है अब आप जाने, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, जो मेंस में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, या तो अब बोए गए क्षेत्र का विस्तार कर दो। 5 बीघे में या 5 हेक्टेयर में हम उत्पादित करते थे, अब हम 10 हेक्टेयर में उत्पादित करेंगे, तो उसके लिए आपको ज़मीन बढ़ानी पड़ेगी। ज़मीन तो उल्टा कम होती जा रही है, क्योंकि घर बनते जा रहे हैं, फैक्ट्री बनती जा रही हैं। या बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा दो। एक साल में हम केवल गेहूं उत्पादित करते थे, अब हम एक साल में गेहूं धान दोनों उत्पादित करेंगे। या गेहूं धान के साथ बीच में 3 महीने के लिए खरबूजा भी लगा देंगे।
2 महीने के लिए खीरा लगा देंगे, ठीक है, वह कर सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार कर सकते हैं। उर्वरकों उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम फसल को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? खाद्य सुरक्षा। आप देखते हैं यूक्रेन और रसिया में दिक्कत हो गई, लड़ाई हो गई, वार जैसी कंडीशन है, तो आप अफ्रीका वालों को देखेंगे कि वहाँ गेहूँ सप्लाई रुक गई थी, गेहूँ वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, यानी उन्हें खाद्य संकट उत्पन्न होने लगा था। और अपने यहाँ इतना गेहूँ उत्पादित हो नहीं पाता है, गलत समय में बारिश होने की वजह से, कि हम सप्लाई कर सकें, हम उनका अल्टरनेट बन सकें। बहुत अच्छा इस समय कोशिश थी कि हम कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ जलवायु थोड़ी सी हमारा साथ नहीं देती, वरना हम गेहूँ में भी अग्रणी देश बन जाएं। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन फसलें उगाई जाती है। यानी हमारे यहाँ जोत छोटे हो रहे हैं, तो अधिकतर लोग उतने में खुद के घर के लिए ही पैदा कर पाते हैं। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मान लोग कम हैं और ज़मीन ज़्यादा है, तो वहाँ बढ़िया से खेती होती है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अमेरिका और भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले का आदिलाबाद एक छोटा सा गांव ले लिया गया है। इस गांव का एक किसान है मुन्ना लाल। इसके पास 1.5 हेक्टेयर खेती है। आवास मुख्य गांव में ही है। अधिक उपज देने वाले बीजों का बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता रहता है। भूमि उर्वर है। वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगा ही लेता है। जो मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ चावल अधिकतर उगाई जाती हैं, या कभी कभी दाल भी उसमें शामिल कर लेते हैं। मेन रूप से चावल गेहूँ, चावल गेहूँ, चावल गेहूँ। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वो अपना खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, यानी उसके पास ट्रैक्टर नहीं है। उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती करने के परंपरागत काम कर रहे हैं। नलकूप एक खेत में लगा हुआ है, जहाँ से वह सिंचाई कर लेता है। 2 भैंस हैं उसके पास, कुछ मुर्गियाँ भी हैं। वह निकट के शहर में सहकारी भंडार में दूध बेचता है। यानी सहकारी भंडार की भी बात कर ली है इन्होंने, सहकारिता की भी बात कर ली कि गाँव में सहकारिता पहुँच गई है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या सहकारी समिति में बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी ले लेता है। निकट में मंडी है, वहाँ चीज़ें बेच आता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ही चीज़ों को उत्पादित करते हैं जितना वो बेच पाएँ, क्योंकि उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। अब चलते हैं अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक गांव में। अब कंपेयर करिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। हमारे यहाँ कितना था, हमने पढ़ा था 1.5 हेक्टेयर उसके पास था। यहाँ मेन रूप से मक्का, अभी मैंने बोला था, याद रखिएगा, मक्का मेन रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका। सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि की बात हो रही है, यहाँ पर मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। यानी वो मृदा और जल को चेक करके ही काम करता है कि मृदा ठीक है उसके लिए या नहीं, और जल उस समय पर्याप्त मिल जाएगा कि नहीं। सड़क फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण करे, पर्याप्त उपाय भी ये अपनाता है। मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण भी करा लेता है, उसके बाद ही सोचता है कि इसमें क्या उगाया जाए। वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में भी मदद करता है ये सब चीज़ें। कंप्यूटर भी उपग्रह लगा हुआ है, कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक
आवश्यकता अनुसार ही डालता है। ट्रैक्टर उसके यहाँ है, बीज बोने की मशीन भी है, हाथों से बीज नहीं बो जाते बल्कि उसकी मशीन है बाकायदा। संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग करता है कटाई के लिए। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं, और ऐसे ही वो किसान ना होकर एक किसान और व्यवसायी दोनों का काम कर रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ किसान का काम कर रहा है। हमारे यहाँ कोई मृदा परीक्षण नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कोई ये सोचकर काम नहीं किया जाता कि ये मृदा किसके लिए उपयोगी है। हमारे यहाँ तो वही गन्ना लगा दो, धान लगा दो, गेहूँ लगा दो, या कभी कभी सरसों लगा दो। जिस हम क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की बात करें, आपके यहाँ हो सकता है कोई और चीज़ लगा रही हो, लेकिन वो उस पर ही लगे रहते हैं कि बस वही लगा दो वही लगा दो, चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसमें उन्हें पता है कि कोई टेंशन नहीं है, कि हमें पता है कि हम इस पर इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। आप इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर उद्योग। उद्योग मतलब सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हम कृषि पढ़ के आ गए, अब सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्या आपने कभी यह विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आप हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज आप देख रहे होंगे, उसमें हमने देखा था कि कागज सर्वप्रथम कहाँ उपयोग में लाया गया था, कौन सा ऐसे देश था जो कागज को सर्वप्रथम उपयोग कर रहा था, फिर वहाँ से चीज़ें अन्य जगहों पर पहुँची। यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए लाया जाता है, क्या आपके हाथों में पहुंचती है। तो ये सब कहाँ हो रहा था, तृतीय क्रियाकलाप में। या विनिर्माण भी उसे बोलते हैं, कि निर्माण जहाँ चीज़ें का हो रहा है, एग्रीकल्चर का उपयोग करके जहाँ चीज़ें निर्माण की जा रही हैं। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये दो चरण हो गए विनिर्माण के। ठीक है, लुगदी कागज के रूप में और फिर कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित, कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। ठीक है, अब उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कच्चे माल पर आधारित हैं, जैसे कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित चीज़ें देखी जाती हैं। तो पहले हम वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर देखेंगे, फिर आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। जैसे निजी स्वामित्व, प्राइवेट कंपनीज होती हैं कुछ, और कुछ सामुदायिक कंपनी होती हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की कंपनी होती हैं। ऐसे आकार के आधार पर एमएसएमई आपने पढ़ा होगा, वो किस पे डिपेंड है, आकार के ही आधार पर डिपेंड है। पहले कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गए, डेयरी उत्पाद हो गया, चर्म उद्योग हो गया, ये सब किस पे आधारित है, कृषि पर आधारित है। खनिज आधारित उद्योग जैसे प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क के निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे भारी मशीन बनाना है तो हम क्या लेंगे, लोहा से बनती हैं। लोहा कहाँ से आया, खनन करके आया। भवन निर्माण सामग्री है, रेल के डिब्बे हैं, ये सब किससे बनते हैं, लोहा से बनते हैं। कुछ समुद्र आधारित उद्योग हैं, जैसे सागरों महासागरों से प्राप्त कच्चे माल के रूप में उद्योग। मत्स्य तेल निर्माण हो गया, मछली से तेल निकाला जाता है, तो समुद्र से ही कहीं ना कहीं मछली अटैच है। वन आधारित में क्या आ जाएगा, कागज आ जाएगा, औषध फर्नीचर आ जाएंगे भवन निर्माण में।
तो कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं हमें प्रसंस्कृत करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके हिसाब से हम बता देंगे। तो ये खनिज उत्पाद है, आधारित है, समुद्र आधारित है, वन आधारित है या कृषि आधारित है। और अब आते हैं आकार के बेस पे। तो कुछ लघु आकार के हैं, कुछ वृहद आकार के हैं। उद्योग के कई आकार के तात्पर्य निवेश की कई पूंजी की राशि, नियोजित की लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा से। यानी पूंजी कितना लगाया, रुपया आपने कितना लगाया, लोग कितने हैं वहाँ पर, और उत्पादन की मात्रा कितनी है, आप कितना उत्पादित कर रहे हैं चीज़ें। जैसे आप देखें तो कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादकों का निर्माण हाथ से ही होता है। टोकरी बुनाई हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, छोटे पैमाने पर होती हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना छोटे पैमाने के उद्योग पूंजी व प्रौद्योगिकी के उपयोग से करते हैं। जैसे पूंजी ज़्यादा लगा दी, मशीनें खरीद ली, लोगों को ज़्यादा हायर कर लिया, तो वह बड़ा उद्योग हो जाएगा। वहाँ टेक्नोलॉजी भी होगी, हाथ से काम कम कर रहे होंगे सब, ठीक है। पूंजी ज़्यादा, निवेश ज़्यादा, ठीक है। तो रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, और ऑटोमोबाइल, भारी मशीन का उत्पादन बड़े पैमाने का। तो ये तो आपको समझ में आ गया। स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, कुछ राज्य स्वामित्व में है जिसे सार्वजनिक कहते हैं, कुछ संयुक्त क्षेत्र के हैं और कुछ सहकारी क्षेत्र के हैं। जैसे अमूल कंपनी है, वो क्या है, वो सहकारी है, यानी कुछ लोग मिलकर के 5, 10, 50, 100 लोग मिलकर के उसे चला रहे हैं, ठीक है। LIC है, वो क्या है, सरकारी कंपनी, LIC, ठीक है, सरकारी कंपनी। फिर निजी क्षेत्र मान लो रिलायंस लिमिटेड या टाटा लिमिटेड, अडानी लिमिटेड, ये सब क्या है, निजी कंपनी है। जो PPP आप पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, तो वह किस में आ जाएगी, वह आ जाएगी आपकी संयुक्त क्षेत्र, यानी पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो रिलायंस कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही आदमी चला रहा हो सकता है पूरा बोर्ड हो, उसमें मैनेजमेंट में 10 लोग बैठे हैं, यहाँ पर अंबानी साहब बैठे हैं और ये पूरा चला रहे हैं, ठीक है। और कई बार हो सकता है कि केवल अंबानी साहब ही चला रहे हों, तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या एक ग्रुप होगा जो चला रहा होगा या एक व्यक्ति होगा चला रहा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो उनका संचालन सरकार द्वारा। जैसे कौन कौन सी सार्वजनिक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अभी आपने करंट में पढ़ा होगा कौन सी भारत की स्टील निर्माण कंपनी है जिसने अमेरिका की कंपनी को पछाड़कर विश्व की सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन की कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब आते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र हमने बताया स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र आपने देख ही लिया, स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकार कामगार दोनों द्वारा हो सकता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, सहकारी उपकरण, ये सब अमूल, ये सब सहकारी क्षेत्र के हैं। अब देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये इकोनॉमी में भी आपका आ जाएगा। कौन से कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता, यानी हम अपना जो प्लांट है वहीं लगाएंगे जहां कच्चे माल की पूर्ति हो रही है। आप बताइए टाटा ने स्टील कंपनी जो थी वह अपनी झारखंड में ही क्यों लगाई, गुजरात में क्यों नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ कोयला और लोहे का एस्क मिल जाता था आसानी से। वहाँ पानी की नज़दीक में नदी बहती थी, वहाँ से पानी मिल जाता था। कलकत्ता वहाँ मार्केट बढ़िया था, वहाँ भेज दिया जाता था। तो सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता। फिर भूमि, अगर मुझे 500 एकड़ में अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है तो 500 एकड़ भूमि चाहिए। वह दिल्ली में तो नहीं मिलेगी ना, बम्बई में तो नहीं मिलेगी, तो हमें ऐसी जगह पे लगाना होगा जहाँ कच्चा माल भी हो, भूमि हो, जल भी हो। जो मैंने बोला टिस्को यानी टाटा स्टील कंपनी जो थी वह
नदी के किनारे भी लगी थी। कौन सी नदी है वहाँ बहती है, आप बता सकते हैं? श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार। तो कच्चे माल की उपलब्धता हो, भूमि हो, जल हो, लोग भी सस्ते मिल जाएं। कंपनियां अमेरिका की, चीन या भारत या इंडोनेशिया ऐसी जगहों पर क्यों लग रही हैं ज़्यादा? क्योंकि वहाँ श्रम जो है वह बहुत सस्ता है। पावर यानी बिजली की सप्लाई होनी चाहिए बढ़िया, ऐसा हो ना कि बिजली ही नहीं मिल रही। पूंजी, हमारे पास पूंजी भी होनी चाहिए। परिवहन आसान हो, अब ऐसा ना हो कि हम ऐसी जगह पर बना दिए जहाँ ट्रक ही नहीं जा पा रहे हैं। हमने कहा लो, अब हमें सड़क खुद ही बनानी पड़ेगी क्या? मार्केट भी होना चाहिए, वरना आप बेचेंगे कहाँ? ठीक है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो। कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वह पास में होनी चाहिए, कुछ एक दो दूर भी होंगी तो चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो पास में आवश्यक ही है। ठीक है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। जैसे हमें अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और कोई कंपनी है जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर मिलेंगे, और डॉलर मिलेंगे तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनते जाएंगे। ठीक है। ये श्रीलंका का अभी केस आपने देखा था, वो इसलिए ही दिक्कत में आ गया क्योंकि उसके पास डॉलर ख़त्म हो गए थे। तो हमारे पास डॉलर भी मेंटेन रहें, तो यह भी एक जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। ठीक है। तो उसके लिए हम हो सकता है कुछ सहायता दे दें कि विद्युत फ्री दे दिया या सब्सिडी दे दी कि भाई ठीक है, आप एक्सपोर्ट करते हो, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हो, तो चलिए आपको कुछ राहत दे देते हैं। या आप बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न कर रहे हो, आप वहाँ रोजगार उत्पन्न कर रहे हो जहाँ फैक्ट्रीज नहीं है। जहाँ सभी फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं वहाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी गांव में फैक्ट्री ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ी सहायता दी जा सकती है, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें आप। ठीक है। पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है। जो मैंने बोला कि किसी गांव में, नोएडा वगैरह में, बेंगलुरु में सभी कंपनी ओपन करते हैं। कोई बोले मैं नॉर्थ ईस्ट में कंपनी ओपन करूँगा, सरकार से बोले, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़िया बनेगी और उसको हम आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो सरकार कह सकती है कि आपको चलो इलेक्ट्रिसिटी में हम सब्सिडी दे देंगे, या थोड़ा सा टोल टैक्स आपका फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ दे के जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग फैक्ट्री ओपन कर पाएँ, उस क्षेत्र को भी थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप्ड कर पाएँ हम। ठीक। तो ऐसी कई जगह पर हम प्रोत्साहन देते रहते हैं। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। ठीक है। जहाँ उद्योग होता है वहाँ चीज़ें बढ़ती हैं। औद्योगिक तंत्र की बात कर लेते हैं। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, पहले तो पैसा लगाओ, प्रक्रम और निर्गत, 3 चीज़ें शामिल होती हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, ये सब हम ऊपर देखकर आए हैं। ठीक है। ये सब किस में यूज होता है? निवेश में, ये सब लगता है। फिर प्रक्रम में क्या होता है? प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे कच्चे माल को प्रसंस्कृत, परिष्कृत माल में परिवर्तित कर दो, उसे बढ़िया से। और फिर निर्गत में क्या होता है? निर्गत में अंतिम उत्पाद बनकर उससे रुपए मिलते हैं, अर्जित आय मिलती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, ये सब क्या है? निवेश है। प्रक्रमों में उसकी उटाई, उसकी कटाई, उसकी बुनाई, उसकी रंगाई, उसकी छपाई, ये सब जो भी काम होते हैं। यानी अगर हम ये आपको बात करें कि मान लो ये फैक्ट्री है हमारी, क्या है? फैक्ट्री। ठीक है। फैक्ट्री, इसके बाहर इधर जो भी काम हो रहा है वो निवेश है। क्या क्या? हम मजदूर आ रहे हैं, पैसा लग रहा है, या इसमें कोई मशीन आ रही है, ये सब इधर क्या होंगे? निवेश वाले काम होंगे। इसके अंदर जो भी काम होंगे उसको चेंज किया जाएगा, उसे और परिष्कृत किया जाएगा, उसे किसी में चेंज कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ जोड़ा घटाया जाएगा, वो सब प्रक्रम में है। वह सब प्रक्रम की बात। इधर से निकल गया, उसके बाद जो भी काम हो रहा है वह सब निर्गत के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं औद्योगिक प्रदेश कुछ देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। जैसे मैंने एक फैक्ट्री अपने गांव में खोली, मान लो किसी ने एक और फैक्ट्री खोल दी,
किसी ने एक और फैक्ट्री खोल दी, किसी ने एक और फैक्ट्री खोल दी। ऐसे करते करते वहाँ पे 1000 फैक्ट्री ओपन हो गई। तो वह क्षेत्र पूरा क्या हो गया, उद्योग उद्योग उद्योग। तो वह औद्योगिक प्रदेश बन जाता है, औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है। जैसे आप अपने गांव से लोगों को काम करने जाते देखते होंगे तो वो 2-4 ही जगह काम करने जाते हैं। या तो मेरे यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लोग हरिद्वार काम करने जाते हैं, लोग पानीपत काम करने जाते हैं, सोनीपत काम करने जाते हैं। नोएडा तो मतलब मल्टीपल जो लोग हैं वह नोएडा तो जाते ही जाते हैं। आप देखेंगे बरेली के पास एक रुद्रपुर है, वहाँ लोग काम करने जाते हैं। तो ये कुछ जगह हैं ऐसी हैं जहाँ लोग काम करने जाते हैं, वहाँ चीज़ें औद्योगिक प्रदेश बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही बेंगलुरु आपका हो गया, वहाँ भी एक हब बन गया है, औद्योगिक प्रदेश टाइप का बन गया आईटी सेक्टर के लिए। तो ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहाँ धीरे धीरे वह उस सेक्टर में ग्रोथ कर जाता है। जैसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का प्रदेश बन चुका, औद्योगिक प्रदेश कह सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए वहाँ सारे फिल्म सेट बने हुए हैं, सारे सेंटर वहाँ हैं। तो हर एरिया एक कुछ ना कुछ प्रदेश के लिए बन जाता है। ठीक है, वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका है, पश्चिमी मध्य यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, पूर्वी एशिया, ये सब प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगते हैं या समुद्री पत्तनों के समीप लगते हैं, जिससे एक्सपोर्ट अच्छे से हो पाए। विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, क्योंकि अधिकतर चीज़ों में कोयला की आवश्यकता होती है, जिसको लाना ले जाना थोड़ा टफ टास्क होता है, तो उसके पास में ही लग जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप ये सब देख सकते हो, ये सब क्या है, आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। एक मुंबई पुणे समूह है पूरा, बेंगलोर तो अपने आप में है ही, तमिलनाडु प्रदेश में कई हैं, हुगली प्रदेश में है, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, विशाखापट्टनम गुंटूर है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम है। और इसमें भी कई क्षेत्र किसी अन्य चीज़ों के लिए हैं। जैसे कोई होगा जहाँ स्टील या खनन माइनिंग इन सब का कुछ होगा, कोई होगा जो आईटी सेक्टर के लिए है, जैसे मुंबई है फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। तो अपने आप में एक स्पेशल चीज़ भी रखते हैं बस। अब एक औद्योगिक विपदा आई थी, भोपाल त्रैस्डी जिसे कहते हैं, 1984 में, बहुत खतरनाक चीज़ थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के चक्कर में कई लोगों की डेथ हो गई थी। इसे आपको पढ़ना चाहिए, आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 2005 में चीन में भी ऐसा कुछ हो गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण, हमें यही पढ़ना है किस सिटी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है या किस कंट्री में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं सनराइज उद्योग क्या होते हैं। तो सनराइज का मतलब उगना, ऐसे उद्योग जो उग रहे हैं जिसमें कंडीशन है कि वो प्रॉफिट ही देंगे। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, उभरते हुए उद्योग की इसका आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, इसके दिन अच्छे आने वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब हमारा जो मेन टास्क है उस पर चलते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराना उद्योग है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग नया है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, अच्छे से आप बात करना जानते हैं, तो आप इसमें कॉल सेंटर में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। नोएडा हो गया आपका, बेंगलुरु हो गया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ कंपनीज आपको हायर करने के लिए लगी रहती हैं, बशर्ते आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, कहाँ कहाँ लोहा इस्पात उद्योग की बात कर लें, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। भारत में वस्त्र उद्योग, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। ऐसा नहीं है भारत में लोहा इस्पात उद्योग नहीं है, लेकिन कुछ नाम जो अग्रणी हैं उनके यहाँ पर दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अगर हम देखें तो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहते हैं भारत का। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग
अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है, यानी यह मशीन बनाएगा तभी अन्य उत्पादक अन्य उद्योगों में उत्पादित होंगे। ठीक है, तो लोहा प्राइमरी है, लोहे से मशीन बनाओगे तभी कोई भी कंपनी चल पाएगी, कोई भी काम चल पाएगा। तो यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कह दो आप कहो कि भैया मुझे कॉटन का फैक्ट्री लगाना है, तो हम कहेंगे मशीन मशीन लगेगी, कहाँ से आएगी? तो लोहा उद्योग से आएगी। ठीक है, उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। मेन क्या याद रखना है? लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखकर प्रगलित किया जाता है, इसके बाद यह परिशोधित होता है। हालांकि ये आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये जिन्होंने पढ़ाई की होगी पहले 9, 10th या 11, 12 में था ये पूरा लोहा उद्योग प्रगलन कैसे होता है, वो सब क्या होता है। हालांकि अभी तुम आपको जो आवश्यकता नहीं है। इस्पात कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातु में बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को सामान्यतः कठोर, दृढ़ता, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। हम स्टील का मुख्य रूप से काम क्यों लेते हैं, लोहा क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि उसमें जंग लग जाती है और स्टील ऐसा बनता है जिसमें जंग नहीं लगती है। ये आपने बनाया होगा, जो उस समय पढ़ते होंगे, मेरे समय में तो था ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगता है? कोयला लगता है सबसे ज़्यादा, फिर उसका अयस्क चाहिए, लौह अयस्क, फिर चूना पत्थर भी लगता है, और हमें इस्पात यानी स्टील मिल जाता है। तो कोयला, अयस्क और चूना पत्थर मेन रूप से इसमें लगता है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो कौन मेरुदंड कहलाता है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने हैं। औजार, मशीन, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, ये सब इस्पात से जहाँ तक बने हैं। सेफ्टी पिन से लेकर, सुइयों से लेकर और बड़े बड़े हवाई जहाज, पोत, यहाँ कहीं ना कहीं इस्पात का उपयोग होता ही है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित होता है। खनिजों खनन इस्पात उपकरणों से होता है। मतलब सब कुछ अधिकतर इस्पात 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 इस्पात। बिजली आपूर्ति हो, कच्चा माल, सभी अधिकतर इस्पात। तो इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल यानी कोयला, लौह अयस्क बढ़िया मिले, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल। जो मैंने बोला टिस्को जो लगी थी भारत में, वो टाटा स्टील की कंपनी जो थी वह कहाँ लगी थी? जहाँ कच्चा माल, कोयला बढ़िया था, लौह अयस्क बढ़िया था, विद्युत आपूर्ति और वहाँ पर एक नदी बह रही थी। ठीक है, बाद में उद्योग आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों, रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट स्थित होने लगे। ठीक है, भारत में लौह इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक सब मिलता हुआ है। ठीक है, इतना तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? विश्व में लोहा उत्पादक वाले क्षेत्र, लोहा इस्पात कहाँ है? तो ब्राज़ील में लोहा इस्पात है, यस। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में है, यस। जर्मनी में है, यस। यूरोप में है, यस। रूस में है, यस। भारत में भी होता है, यस। टिस्को दक्षिण अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, रूस में है। तो ये कुछ देश हैं जहाँ आप याद कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई अपने यहाँ जो हैं, भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लौह अयस्क है, कोयला है, नदी है, और वहाँ से कोलकाता नज़दीक का पोर्ट है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य इस्पात के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि कुछ ही जगह पर स्थित हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए।
जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, जिसे बोलते हैं टीस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यह निजी स्वामित्व में था, प्राइवेट था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप ये स्थित है। सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई, बाद में इसका नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। यहाँ लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है, क्योंकि यहाँ लोहा भी आसानी से ऐश मिल जाएगा, कोयला भी मिल जाएगा, और नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुवर्ण रेखा और खरकई नदियाँ भी हैं, और कोलकाता पोर्ट पर ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो जाएगा। आप देख रहे हैं सुवर्ण रेखा नदी, ये खरकई नदी है, हवाई पत्तन भी हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन भी हो गया, ठीक। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमती स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर था। लौह कोयला मैंगनीज बढ़िया से मिलता है। कोलकाता के निकट भी था, पोर्ट भी है, यहाँ विशाल बाजार भी उपलब्ध है। कोलकाता खुद एक बाजार है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट मिल जाता है, मैंगनीज भी मिल जाता है। खरकई स्वर्ण नदियों से पानी मिल जाता है, और सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हो गई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक क्षेत्र लगाए गए, ठीक है। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टीन चादर सब बनाया जाने लगा। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ। लगभग सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, अब चलते हैं अमेरिका का पिट्सबर्ग देखते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग से ही उपलब्ध हो जाता है। लौह मिनेसोटा की लोहे की खानों से मिल जाता है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि ग्रेट लेक्स जलमार्ग यहाँ उपस्थित है। रेलगाड़ियों से लौह अयस्क ले जाया जाता है, ठीक है। ओया, मोनोगहेला, एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो हमें याद क्या रखना है? पहली बात तो जियोग्राफी के उद्देश्य से ये नदियाँ कहाँ हैं, तो ये अमेरिका की नदियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, यदि 5 झीलें आती हैं। इनमें से कौन सी झील है जो कनाडा और अमेरिका दोनों के बॉर्डर पे है? अमेरिका मतलब यूएस से। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है, ठीक है। जलमार्ग भी है, तो बाजार भी उपलब्ध हो जाता है। अब चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कच्चे माल के आधार पर इसको बांटा जाता है कि कौन सा उद्योग है। वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं रेशे, प्राकृतिक हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग ने पूछा हुआ है। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कौन कौन से प्राकृतिक रेशे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऊन हो गया, सिल्क हो गया, कपास हो गया, लिलिन हो गया, जूट हो गया, ये सब प्राकृतिक हैं। मानव निर्मित कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और यान, ये सब क्या है? मानव निर्मित। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा और आगे भी पूछा जाता रहेगा। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से हैं। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकढ़ाई तकनीकों हथकरघों से हमें पता है बना हुआ था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में इसका आगे बढ़ाया, ठीक है। भारत, चीन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात का महत्वपूर्ण उत्पादक है, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही। हम बहुत पहले से उत्पादित करते रहे हैं। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते बुने सब हम करते थे। आज भी हमारा जो ढाका का मलमल है, मसूलीपट्टनम की छींट थी, कालीकट के कैलिको थे, बुरहानपुर का सूरत व वडोदरा की सुनहरी जरी थी। और आज भी हम कहीं ना कहीं वस्त्र उत्पादन में, वस्त्रों की गुणवत्ता में और डिजाइन में, सूती वस्त्रों की गुणवत्ता और डिजाइन में विश्वविख्यात हैं। आज भी हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। और फिर औद्योगिक क्रांति हो गई कहाँ? ब्रिटेन में। तो वहाँ जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो वहाँ सस्ती चीज़ें बनने लगी और सस्ती चीज़ों के सामने हमारे जो हाथ से बनाने वाले लोग थे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और हमारे यहाँ थोड़ा समस्या हो गई। ठीक है। और ब्रिटेन की जो उद्योग थी वो आगे बढ़ती चली गई। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित हुई। तो ये हमको याद रखनी है कि हमारे यहाँ पहली मिल कब स्थापित हुई यंत्रों से। पहले हम हाथों से बनाते थे। ठीक है। लेकिन देश में प्रथम वस्त्र उद्योग अगर देखें तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है। उष्ण आर्द्र जलवायु है, मशीन आयात के लिए पत्तन है, कच्चे माल की उपलब्धता है, दक्ष श्रमिक है, तो ये सब बढ़िया से इसको आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र गुजरात में ही लगा, लेकिन बाद में अगर देखें तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत और पुडुचेरी में भी लगा। कच्ची कपास शुद्ध होती है। ठीक है। वजन कम नहीं होता है, इसलिए उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। ठीक है। अब चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यह भी याद रखो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला मुंबई, दूसरा सूरत, यह अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे। यहाँ सूती वस्त्र के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, सब कुछ है। कपास उत्पन्न करने क्षेत्र निकट है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जलवायु अच्छी है कताई बुनाई के लिए, सपाट भूभाग, भूमि भी आज बढ़िया है और घनी आबादी है। श्रमिक भी कुशल और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, बढ़िया सड़कें हैं, रेल मार्ग भी है और हमारे यहाँ पोर्ट भी आसपास है, बाजार भी उपलब्ध है। मुंबई पत्तन आसपास है, तो आयात निर्यात सब कुछ अच्छा सा चल रहा है। ठीक है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं भी रही हैं और कुछ वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए समस्या उत्पन्न हो गई है। अब चलते हैं ओसाका। ओसाका मतलब फिर भागते हैं जापान। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई औद्योगिक कारणों से हो रहा है। चारों ओर विस्तृत मैदान, सूती वस्त्र मिलों के विकास और आसानी, भूमि उपलब्ध, आर्द्र जलवायु, कताई बुनाई के लिए आवश्यक है। तो वही सब जो हम ऊपर पढ़े थे वही यहाँ भी कपास उपास अच्छे से मिल जाता है। मिस्र, भारत, चीन, उससे से आयात की जाती है कपास और यहाँ उससे कपड़ा बनाया जाता है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कपास खुद का होता है, लेकिन यहाँ कपास मकाया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है कपड़ा और फिर उसे बेचा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओसाका वस्त्र उद्योग के पूर्णतः आयातित शब्द पे ध्यान दीजिए। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। ठीक है। अच्छा बाजार है, बाकी तो ठीक है, लौ इस्पात और बहुत सी चीज़ें और भी हैं। तो ये था उद्योग हमारा। आज ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। आप ये करिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा रिपोर्ट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। चलते हैं सिक्स्थ चैप्टर, मानव संसाधन। मानव संसाधन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ह्यूमन भी एक संसाधन है। ठीक है। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग बढ़िया हैं तो वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन, उनका उपयोग, उनका अच्छे से सब कुछ तैयार किया जा सकता है। अगर लोग बढ़िया नहीं है, लोग खुद
पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो वह सोना पड़ा रहेगा, उन्हें पता ही नहीं होगा ये सोना है। ठीक है, तो कई बार लोग ही महत्वपूर्ण होते हैं जो अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अच्छे से कर पाते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। सोना उपयोगी क्यों है? क्योंकि हमने उसे उपयोगी बनाया है, वरना सोना पड़ा रहता, अगर उपयोगी हम नहीं बनाते तो उसकी कीमत कुछ नहीं होती। लोहे की कीमत कम है, क्यों? क्योंकि हमने उसे उतना उपयोगी नहीं बनाया, जितना सोना क्यों बनाया। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। हो सकता है सोना को हम अगर इतना महत्व ना देते तो सोना ऐसे फैलता रहता, सड़क के किनारे पड़ा होता और कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि उसे ये महत्वपूर्ण है ये पता ही नहीं होता। ये महत्वपूर्ण है ये किसने बताया? हम ही लोगों ने बताया कि सोना महत्वपूर्ण है, चांदी महत्वपूर्ण है, हीरा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और विप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। इसीलिए मैं आपसे सबसे ज़्यादा कहता हूँ हेल्थ और नॉलेज, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हेल्थ सही है तब भी आप सही आगे बढ़ते रहेंगे, और नॉलेज है तभी आप सही आगे बढ़ते रहेंगे। इन दोनों में कोई भी चीज़ नहीं है आपके पास तो आप समस्या के घेरे में घिर जाएंगे। एक बार हम नॉलेज के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में हेल्थ से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते, जबकि हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। PMKVY योजना भी 2015 में चली थी कौशल को बढ़ाने के लिए। इतना उपयोगी सिद्ध हुई है ये तो सरकार जाने। जनसंख्या का वितरण देख लेते हैं, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। आप इंडिया, चीन का नाम ले सकते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, और वहाँ पर अगर हम बात करें तो जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में अगर एक व्यक्ति रहता है, नहीं, यूरोप को इस कलर से दिखाया गया है, ये बताया गया है। आप देखिए कि अगर ओनेशिया या ओशेनिशिया यानी ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति रहता है, तो उत्तर अमेरिका में 5 व्यक्ति रहते हैं, तो मध्य व दक्षिण अमेरिका में 4, 3, 4, 8 लोग रहते हैं, तो अफ्रीका में इतने लोग रहते हैं, यूरोप में इतने लोग रहते हैं, तो एशिया में इतने लोग रहते हैं। तो मतलब एशिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी समान वितरण नहीं है जनसंख्या का, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ऐसे ही हम भी ऊपर पढ़ के आए हैं खनन वगैरह, तो कोयला भी सभी जगह बराबर नहीं है, सोना भी सभी जगह बराबर नहीं है, पेट्रोल भी सभी जगह बराबर नहीं है, कहीं कुछ है कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है, यानी 90% लोग केवल 30% जगह पर ही रहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उत्तरी अक्षांश क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वत, विषुवतीय वन, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। आप देखेंगे ऊपर कई देश हैं, नीचे थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका, थोड़ा सा अफ्रीका और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, बस इतनी जगह लोग रहते हैं, बाकी नहीं रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। 60% लोग केवल 10 देश। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आप देखो चीन में, भारत में, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजर, रूस, जापान, ये सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। जनसंख्या का घनत्व देख लेते हैं। घनत्व का मतलब इस क्षेत्र में अगर 10 लोग रह रहे हैं और इतनी बराबर क्षेत्र में 15 लोग रह रहे हैं, तो इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है। यानी सेम एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसका घनत्व ज़्यादा है, कम लोग रह रहे हैं तो उसका घनत्व कम है।
पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? मैंने कहा 50 लोग। हमने कहा 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं? मैंने कहा 500। तो यहाँ घनत्व ज़्यादा है, यहाँ घनत्व कम है। गॉट इट? संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर पूरे विश्व का देखें तो 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात कौन सा? पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। आपको ये याद रखना है। औसत घनत्व क्या है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है और उसके पश्चात कहाँ है। ठीक है, भारत का अगर आप याद रखना चाहें तो भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तो हमें पता है, स्थल आकृति। आप बताइए, आप समतल भूमि है वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे या पर्वत पे ज़्यादा लोग रहेंगे? तो आप कहोगे जहाँ समतल भूमि है वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है, गंगा के मैदान में ज़्यादा लोग रहते हैं और पर्वतों पे कम लोग रहते हैं। जलवायु, आप बताइए जहाँ जलवायु बढ़िया है वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ ठंडक बहुत पड़ती है, बर्फ़ ही जमी रहती है, तो यहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। या जहाँ बर्फ़ नहीं जमी रहती, जहाँ रहना सुखद है, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। रेगिस्तान में ज़्यादा लोग रहेंगे या गंगा के मैदान में ज़्यादा लोग रहेंगे? तो सिंपल सी बात है, मृदा जहाँ खेती हो रही होगी, जहाँ मृदा अच्छी होगी, जहाँ उपजाऊ मृदा होगी, वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। या जहाँ कम मृदा होगी बढ़िया, वहाँ लोग रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, मृदा जहाँ ज़्यादा बढ़िया होगी, जल की उपलब्धता होगी, वहीं जब कहानी शुरू हुई थी भारत की तो हमने पढ़ा था हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में 6th क्लास के, नर्मदा नदी घाटी से शुरू होकर हम इंडस वैली गंगा घाटी होते हुए आज हम पूरे देश में फैले हुए हैं। तो विकास भी अगर कहीं हुआ है तो गंगा नदी, नर्मदा नदी या सिंधु नदी के आसपास ही हुआ। तो जल की उपलब्धता तो हमेशा से बनी है। खनिज अगर हैं वहाँ क्या ज़्यादा लोग रहेंगे? तो खनिज निक्षेप वालों में क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान, मध्यपूर्व में तेल की खोज, इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि अब खनिज है, खनिज निकालने के लिए लोग चाहिए तो वो लोग इसके आसपास बस जाएंगे। ठीक है, कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक भी हैं। जैसे आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई बहुत घने बसे हुए हैं। जितना राजस्थान घना नहीं बसा है उतना ज़्यादा मुंबई घना बसा है, दिल्ली घना बसा है। ये इतने छोटे छोटे घर हैं। सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण है। धर्म, सांस्कृतिक महत्ता, वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी बहुत ज़्यादा घने बसे हैं कह सकते हैं। तो सामाजिक कारण, जहाँ शिक्षा बढ़िया होगी, आवास बढ़िया होगी, स्वास्थ्य बढ़िया होगी, जलवायु बढ़िया होगी, वहाँ लोग ज़्यादा बसे होंगे। ठीक है, हम जनसंख्या वितरण देख लेते हैं। तो जनसंख्या वितरण में से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है कि आपके यहाँ 1 साल में कितने बढ़ रहे हैं या 10 साल में कितने लोग बढ़ गए। ठीक है, परिवर्तन कितनी हो रही है, कितने लोगों की जन्म हुआ, कितने लोगों का की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो वह देखते हैं। तो 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, यानी बैलेंस बना हुआ था। पर्याप्त भोजन भी नहीं था, पर्याप्त स्वास्थ्य भी नहीं था। ठीक है, तो और भी लोग जल्दी मर जाते थे। आजकल क्या है, स्वास्थ्य बढ़िया है और हेल्थ सेक्टर में हम बीमारी पहले ही पता लगा लेते हैं, तो उसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। फिर जन्म भी ज़्यादा बच्चों का होता है, मृत्यु भी कम हो रही है। जो जन्म के समय बच्चे मर जाते थे वह भी अब थोड़ी कमी आई है। तो इन सब चीज़ों से जनसंख्या परिवर्तन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। मेन रूप से देखें तो बढ़ भी रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है, इसमें मृत्यु दर कम होना, जन्म दर की बढ़ती, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी जनसंख्या एकदम बढ़ रही है। आप देखिए, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जन्म दर क्या होती है, 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों ने जन्म लिया। मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या देखी जाती है। प्रवास भी, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जैसे दिल्ली लोग भाग रहे हैं, बम्बई भाग रहे हैं, तो गाँव में जनसंख्या थोड़ी कम रह गई है। तो ये भी परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ जन्म मृत्यु दर नहीं बल्कि प्रवास, ये एक जगह से दूसरी जगह गए तो दूसरी जगह की जनसंख्या परिवर्तित हो गई, बढ़ गई। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है उसी को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कह देते हैं। यानी जनसंख्या की जन्म कितना हुआ है, मृत्यु कितनी है, तो प्रकृति के द्वारा जो भी हुआ वो कहते हैं।
दो शब्द हैं, उत्प्रवासी और आप्रवासी। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप्रवास और उत्प्रवास। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। जैसे लोग दुबई या सऊदी अरब या अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसे आप्रवास बोलते हैं। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास बोलते हैं। जैसे इंडिया को छोड़ रहा है तो वो उत्प्रवास हो गया यहाँ के लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास से आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ रही है, जबकि सूडान देशों में उत्प्रवास के द्वारा जनसंख्या कम हो रही है। हमारे यहाँ जनसंख्या कह सकते हैं, अगर जन्म मृत्यु की बात ना करें, इसकी बात करें आप्रवासी उत्प्रवासी की, तो हमारे जनसंख्या कम हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ से लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जनसंख्या घट रही है, लेकिन हमारे यहाँ जन्म दर इतनी ज़्यादा है कि उसकी सामने अप्रवासी उत्प्रवासी का कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या रखते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? तो जनसंख्या की वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है क्योंकि वहाँ हेल्थ सेक्टर अभी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और वही यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो निम्न जन्म दर है, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो यही 2024 का क्वेश्चन था कि कहाँ बूढ़े लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं और जवान कम हो रहे हैं, यानी जनसंख्या की बात पर ही क्वेश्चन था। तो उसमें जापान, इटली आंसर थे, तो उसमें एक क्वेश्चन सबको फंसाने वाला दे दिया गया था। अलग अलग देशों में जनसंख्या की दर अलग अलग है, ये हम देख सकते हैं। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। देखो, बांग्लादेश में जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से विकसित है। सिंपल सी बात है, लोग कितने फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कौशल कितना रखते हैं, लोगों के अंदर नॉलेज कितनी है, उनके अंदर समझ कितनी है, वह विकसित कितने हैं। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विकसित, हमसे ज़्यादा विकसित है। हमारे से ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, कह सकते हैं कई चीज़ों में, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी है फ़र्क नहीं पड़ता कि जनसंख्या कितनी अच्छी है। हमारे यहाँ लोग शाम को अगर ढंग से चीज़ें, लड़ाई झगड़ा ना कर लें जब तक रसास्वादन करने के बाद, तब तक उनकी रात नहीं होती। तो हमारे यहाँ के लोग, पिताजी अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो यही सोच रहे हैं हमें कमाने की क्या ज़रूरत। पिताजी ने 4 प्लाट खरीद ही रखे हैं, पिताजी ने बढ़िया बिजनेस शुरू ही कर दिया है। उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता कि भाई हम इस देश में आए हैं, हमारा भी जिम्मेदारी है इस देश को आगे बढ़ाने में। हम 24 घंटे में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 24 घंटे में 1 रुपया का भी उत्पादन देश को आगे बढ़ाने में नहीं कर रहे, या हम देश के लिए एक दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है, निरर्थक है। हम बस खाए पिए मौज करें, कार लेकर इधर घूमें उधर घूमें, बाइक लेकर इधर घूमें उधर घूमें। आप इस देश की ऑक्सीजन का, इस देश की जो एग्रीकल्चर है उसका दोहन कर रहे हैं। आपके बाप से क्या जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे व्यक्ति को मिलती वो ऑक्सीजन जो इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देता। आपके पास जो संसाधन है वह संसाधन इस देश के हैं। आप जिस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, यह हो सकता है उस संसाधन का उपयोग अगर कोई ढंग का आदमी करता तो वो देश को आगे बढ़ाने में योगदान देता। तो आप हमेशा ये ना सोचा करें कि आप अपने पापा का कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कह देते हैं तेरे बाप से क्या जाता है, तो मेरे बाप से ये नहीं जाता है कि मेरे बाप से रुपया जा रहा है, लेकिन ये देश सबका है। इस देश की ज़मीन से जो अन्न उत्पादित होता है वो आप बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ लोग उस वहीं पे भूखे मर रहे हैं। अगर उस गरीब को उतना रुपया मिल जाए तो शायद वह गरीब कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है, लेकिन उनके पास चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं और तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, तो तुम सोच रहे हो कि हमारे पास फ्री की आ गई हैं। तो जो ये लोग हैं ये हमारे देश के लिए अभिशाप हैं भाई। आप वैसे तो देशभक्ति फेसबुक इंस्टाग्राम पे सबको दिखती है, लेकिन हम जब पॉलीथीन का उपयोग करके और इधर उधर डाल देते हैं तो हमारी देशभक्ति किनारे हो जाती है। हमें लगता है कि बस हम बॉर्डर पर जाकर ही अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। नहीं भाई, आप एक गलत अफवाह को फैलाएं ना, ये भी कहीं ना कहीं देशभक्ति ही है।
आप देख सक रहे थे पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था तो कितना ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता थी उस समय, लेकिन तब भी कुछ मूर्खों के द्वारा कुछ ना कुछ शेयर कर ही दिया जाता था, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि समझदार लोग हैं। अरे भाई ढंग से थोड़ा देख लो। आपका एक शेयर, आपका एक ट्वीट, आपका एक कही गई बात इस समय बहुत तेज़ फैल सकती है, बहुत कुछ उथल पुथल कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया, हम लोग बचपन में लिखते थे विज्ञान एक वरदान एक अभिशाप, वही सोशल मीडिया है, वरदान भी अभिशाप भी है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ जीने मरने नहीं आए, हम आए हैं तो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देश सिर्फ कुछ नेताओं और कुछ उद्योगपतियों की वजह से नहीं आगे बढ़ेगा, हमारा भी योगदान उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। अपने गुणों को डेवलप करते रहें, आप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहें, समझते रहें। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम टैक्स देने वाले बने, हम जितना ज़्यादा हो सके टैक्स पेयर बने, जिससे देश आगे बढ़ सके। ठीक है, इतना कमाएं कि एक दिन हम टैक्स देने वाले बन जाएं। भगवान इतना हमें दो, हम टैक्स इतना भरें कि हम टॉप 10 टैक्स पेयर की लिस्ट में आए। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस वर्ग के हैं, शिक्षित हैं कि नहीं शिक्षित हैं, व्यवसाय में कितने लगे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, कैसी दशा है, ये सब जनसंख्या पिरामिड से हम देख सकते हैं। तो ये वाला जनसंख्या पिरामिड है। नीचे होता है जन्म, यहाँ देखो जन्म ज़्यादा लोगों का हो रहा है और मृत्यु कम लोगों की हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कह भी रहा है या त्रिभुजा का प्रतीत होने वाला आरेख क्या है, जनसंख्या पिरामिड है। वह क्या है, यह एक देश में पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या और उनके वायु वर्ग को दर्शाता है। इधर स्त्री है, इधर पुरुष है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की, यानी युवा 15 वर्ष से कम लोगों को आश्रित माना जाता है कि वो जॉब नहीं कर रहे हैं। 65 या 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों को मान लिया जाता है कि वो जॉब नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये जो बीच का जनसंख्या है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, योगदान देने वाली है, देश को आगे बढ़ाने वाली है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो भी आप इन बीच में हैं वह कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, तो अपना योगदान देना चाहिए। ये आप कन्या का पिरामिड देख सकते हैं, नीचे जन्म दर और ऊपर मृत्यु दर। ये किसका पिरामिड था, सामान्य जनरल पिरामिड था वो। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे आधार पर चौड़ा, ऊपर तीव्रता से सकरा होता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाते हैं, बड़े हो ही नहीं पाते। वृद्ध लोग बहुत कम मिलते हैं, जैसे केन्या का पिरामिड दर्शाया गया है। यहाँ से धीरे धीरे देखिए आप, ऊपर कम होता जा रहा है, यानी बूढ़े लोग कम हैं और जन्म ज़्यादा लोगों का हो रहा है, मर भी ज़्यादा लोग रहे हैं, मृत्यु भी ज़्यादा लोगों की हो रही है। ये भारत का पिरामिड आप देख सकते हो। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक ठाक जनसंख्या है जो काम करने वाली है। जिस देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा वायु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, शिशु प्रवस्था ठीक है, इतना आप देख सकते हैं। ये जापान का मेन है, आप देखेंगे जापान का ये जन्म दर कम है। यहाँ जन्म दर आप यहाँ देखोगे कितना फैला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा है, यानी जन्म कम लोगों का हो रहा है। तो ये आगे चल के इसकी जीवन में समस्या होने वाली है, इसलिए अभी से ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा है कि हमें आगे चलकर युवा कम होंगे। तो अभी से कुछ ना कुछ ऐसा करो कि ये जो लोग हैं कि जल्दी बूढ़े ना हो, मतलब बूढ़े तो होंगे ही 60 साल से, लेकिन ये बुढ़ापे पर भी कुछ ना कुछ काम करते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहे, वरना समस्या विकट उत्पन्न होने वाली है। तो ये था क्लास, आज हमारा 8th क्लास की जियोग्राफी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई है। बाकी आप प्लेलिस्ट बनी है सारी, आप जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। और आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि इसके बाद क्या शुरू किया जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।